नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। आज फिर से ये एनसीईआरटी का नेक्स्ट वीडियो होगा, लेकिन सबसे पहले इस सवाल को देखिए और इसे लिखने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपको आंसर राइटिंग सीखना है बेसिक से, अगर आपको कुछ नहीं आता है तो एनसीईआरटी आंसर राइटिंग मैं शुरू कर देता हूँ, आप ज्वाइन हो जाइए, मैं आपको सिखा दूँगा बेसिक से। कोशिश कीजिएगा कि ये सबसे मूल्यवान समय होता है जनवरी से लेकर मई तक का महीना आपके लिए। सितंबर में आपका एग्ज़ाम होगा तो जून से आप पीटी और मेंस पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सही से पढ़ना शुरू करेंगे। तो ये अगर समय आपका निकल गया तो फिर प्रीशियस समय आपका चला जाएगा। कोशिश कीजिएगा कि 6 महीने का लें ताकि आप निश्चिंत होकर तैयारी कर सकें और रेगुलर जब एक सीक्वेंस में आप लिखेंगे ना, ज्योग्राफी को, हिस्ट्री को, पॉलिटी को, फिर एडवांस की तरफ में बढ़ेंगे, फिर प्रीवियस ईयर मेंस, तब जाके आप सीख पाएंगे। लेखन शैली डेवलप होगी निबंध के लिए, आंसर राइटिंग के लिए, और साथ ही साथ में आपका सिलेबस भी कंप्लीट होगा। देखिए क्या है सवाल, अगर यही सवाल आपसे पूछ लिया जाए एग्जाम में शॉर्ट फॉर्मेट में या लॉन्ग में, तो आप किस प्रकार से लिखेंगे, अप्रोच क्या होगा आपका। पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहा जाता है, ये पीटी का भी सवाल है। यूपीएससी पीटी में सीधा सीधा पूछ लिया था स्टेटमेंट देकर कि पारिस्थितिकी तंत्र किसको कहते हैं। भारत में पादपों और जीवों का वितरण किन तत्वों द्वारा निर्धारित होता है। पादप का मतलब होता है पेड़ पौधा। जीव मंडल नीचे से क्या अभिप्राय है, कोई 2 उदाहरण दीजिए, ये पूछा गया है आपसे। कोई 2 वन्य प्राणियों के नाम बताइए जो उष्णकटिबंधीय वर्षावन और पर्वतीय वनस्पतियों में मिलते हैं। अब बताइए इसका नाम। ये तो बेसिक सवाल हैं। ऊपर देखिए कुछ ऑब्जेक्टिव सवाल भी हैं जो एनसीईआरटी से हैं। ये अगर आपके मेन से पीटी एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है, टीआरई में तो डायरेक्ट यहीं से पूछा गया था। टीआरई के एग्ज़ाम जो हुआ था उसमें यहीं से पूछा गया, तभी फिर से होगा तो उसमें भी यहीं से पूछा जाएगा। रबर का संबंध किस प्रकार की वनस्पति से, टुंड्रा, मैंग्रोव, हिमालय, उष्णकटिबंधीय वर्षावन। बताइए इसका आंसर क्या होगा। यही पूछ लेगा आपसे एग्जाम में तो आप घबरा जाएंगे कि ये क्या सवाल पूछ लिया है। सिनकोना वृक्ष कितनी वर्षा वाले क्षेत्र पाए जाते हैं। आपको फैक्चुअल लग रहा होगा, लेकिन ये एनसीईआरटी का सवाल है, पूछे जाने की संभावना इसकी ही बनती है। तो इसी सब चीज़ों को आज हम लोग पढ़ेंगे। अगला चैप्टर कौन सा आज अपना, पिछला हमने जलवायु कंप्लीट कर लिया था, मानसून वगैरह मैंने आपको पढ़ा दिया था। आज अगला चैप्टर है अपना जिसमें वनस्पतियों के बारे में भारत के पढ़ेंगे। अलग अलग क्षेत्र में कौन कौन सी वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, क्यों पाई जाती हैं, क्या टेम्परेचर है, क्या मृदा चाहिए, कितना वर्षा चाहिए, इन सभी चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे। एनसीईआरटी वीडियो में कभी कभार गैप हो जाता है, मैं कोशिश ज़रूर कर रहा हूं कि मैं कंटिन्यू कर दूं। बहुत ही ज़्यादा व्यस्तता के कारण कभी कभार गैप होता है। ओके, चलिए देखते हैं क्या है कि क्या आपने कभी अपने स्कूल, घर या आसपास के मैदान में भांति भांति के वृक्ष, झाड़ियाँ, घास, पक्षियों को देखा है। आप कभी गौर कीजिए अपने आस पड़ोस में कि कितने तरह के पशु, पक्षी, वृक्ष आपके आस पड़ोस से पाए जाते हैं। भारत एक विशाल देश आता है, इसमें अनेक प्रकार के जैव रूपों की कल्पना कर सकते हैं हम लोग। हमारा देश भारत विश्व के 12 जैव विविधता वाले देशों में से एक है। दुनिया भर में 12 ऐसे देशों की पहचान की गई है जो जैव विविधता के दृष्टिकोण से, बायोडायवर्सिटी के दृष्टिकोण से हॉट स्पॉट वाले देश हैं। इनकी संख्या ज़्यादा भी हो सकती है, एक बार सर्च कर लीजिएगा, जिससे भारत, अमेरिका, मैक्सिको, इन सभी देशों का नाम आता है जहां पर वैश्विक रूप से बायोडायवर्सिटी के दृष्टिकोण से, जैव विविधता के तौर पर बहुत बड़ा हॉट स्पॉट के तौर पर काम करता है। यहाँ पर सभी प्रकार के जीव जंतु, पेड़ पौधे भारी विशाल मात्रा में पाए जाते हैं। ओके, देखिए क्या लिखा हुआ है। लगभग 47,000 विभिन्न जातियों के पौधे पाए जाने का यह देश विश्व में 10वें स्थान पर, एशिया के देशों में 4थे स्थान पर है। 12 हॉट स्पॉट वाले देशों में दुनिया में 10th पोजीशन पर हैं हम, एशिया में 4थे पोजीशन पर हैं हम। चीन के बाद भारत और कुछ देश हैं जिसके कारण से हम 4थे पोजीशन पर हैं, वरना चीन, इंडोनेशिया वगैरह सब है एशिया में। आप देखिएगा ध्यानपूर्वक, इस लिस्ट को जरूर देखना है आपको आज सर्च करके कि दुनिया भर में बायोडायवर्सिटी के दृष्टिकोण से हॉट स्पॉट वाले जो कंट्रीज़ हैं उसमें भारत का स्थान 10वां है, एशिया में 4था है। भारत में लगभग में 15,000 फूलों के पौधे, जो कि विश्व में फूलों के पौधों का 6% है। इस देश से बहुत से बिना फूल के पौधे भी हैं, जैसे कि फर्न, शैवाल तथा कवक भी पाए जाते हैं। भारत में लगभग 90,000 जातियों के जानवर, विभिन्न प्रकार की मछलियाँ, ताज़े समुद्र के पानी, सब कुछ पाया जाता है। क्यों पाया जाता है इतने सारी चीज़ें भारत में, क्योंकि हमारे यहाँ का जो जलवायु है ना, वो कोई एक जलवायु नहीं है। जैसे एक होता है ना कि पूरी देश ठंडा प्रदेश है, पूरा देश मरुस्थलीय प्रदेश, ऐसा नहीं है। देश के दक्षिण में यहाँ पर बिल्कुल ही वर्षावन टाइप के जलवायु पाए जाते हैं। विषुवतीय जलवायु लगभग में दक्षिण के कुछ भागों में पाया जाता है।
नॉर्थ ईस्ट में भी यहाँ पर वर्षा वन वगैरह पाए जाते हैं, अंडमान में भी पाए जाते हैं। पश्चिम भाग में यहाँ पर मरुस्थल पाया जाता है। उत्तरी भाग में यहाँ पर बिल्कुल शीत मौसम पाया जाता है, शीत कटिबंध वाले मौसम है हिमालयन प्रकार की। उसके बाद से पहाड़ी प्रकार की भी जलवायु है, उसके बाद से मैदानी प्रकार की भी जलवायु यहाँ पर पाई जाती है। हर प्रकार की जलवायु पूरे भारतवर्ष में पाई जाती है। 4-4 मौसमें होती हैं अपने यहाँ, इसीलिए इतनी ज़्यादा विविधता के कारण से क्या है, बहुत सारे पेड़ पौधे पशु पक्षी पाए जाते हैं। ओके, अगला देखिए क्या है। अगला है यहाँ पर कि प्राकृतिक वनस्पति का अर्थ है वनस्पति का वह भाग जो मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा होता है। प्राकृतिक वनस्पति का तात्पर्य वही होता है। अब जो आम का पेड़ आप लगाते हो वो प्राकृतिक वनस्पति में नहीं आता है। क्या आएगा, जैसे पीपल का पेड़ अपने आप पैदा हो गया तो प्राकृतिक वनस्पति में आएगा। ओके, देखिए अगला क्या लिखा हुआ है, लंबे समय तक उस पर मानवीय प्रभाव नहीं पड़ता है, इसे अक्षत वनस्पति कहते हैं। अब यही पूछ लेगा आपसे क्या होता है अक्षत वनस्पति, तो आप वहाँ पर घबरा जाएंगे एग्जाम में, जबकि एनसीईआरटी में 9th क्लास के एनसीईआरटी में अभी पढ़ा रहा हूँ, उसमें ये दिया हुआ है। अतः विभिन्न प्रकार की कृषिकृत फसलें, फल व बागान वनस्पति का भाग तो है, परंतु प्राकृतिक वनस्पति नहीं है। वह वनस्पति जो कि मूल रूप से भारतीय है उसे देशज कहते हैं, लेकिन जो पौधे भारत के बाहर से आए हैं उन्हें विदेशज पौधा कहा जाता है। जैसे जल कुंभी आपने जो देखते होंगे आस पड़ोस के तालाब में जो कुंभी रहता है, अब तो बहुत कम दिखते हैं, वो कहाँ है, वो विदेशज प्रजाति है। विभिन्न प्रकार के घास होते हैं जो विदेशज प्रजाति होते हैं, जबकि देशज प्रजाति में आप बरगद वगैरह को ले सकते हैं, ये देशज हैं, अपने ही देश के मूल प्रजाति है इसका। ओके, अगला देखिए क्या है, वनस्पति जगत शब्द का अर्थ किसी विशेष क्षेत्र में किसी समय में पौधों की उत्पत्ति से है। इस तरह से प्राणी जगत जानवरों के विषय में बतलाता है कि वनस्पति तथा वन्य प्राणियों में इतनी विविधता निम्नलिखित कारणों से है। अब आपसे पूछा जाएगा कि वनस्पति और वन्य प्राणी दो चीज़ों को हम लेकर चलेंगे, एक है प्राकृतिक रूप से वनस्पति पेड़ पौधे, और दूसरा कौन सा हो गया, जानवर या छोटे छोटे जीव जंतु, कोई सा भी हो सकते हैं। जीव में छोटे आ गए, जंतु में थोड़े से बड़े आ जाते हैं। जीव जंतु जितने भी हैं, पेड़ पौधे, इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। अब ये अलग अलग प्रकार के क्यों हैं, क्यों पूरी दुनिया में एक ही जैसे नहीं पाए जाते हैं, इसके क्या कारण है। तो पहला कारण हो सकता है, कारण आपसे बताया जा रहा है, पहला है उसमें धरातल का भूभाग वैसा है, मौसम हो सकता है, जलवायु हो सकता है, पानी की उपस्थिति हो सकती है, मिट्टी हो सकती है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो मिलकर किसी जानवर या किसी पेड़ पौधे की उपस्थिति को बताने की कोशिश करते हैं। ओके, देखिए क्या है, भूमि का वनस्पति पर प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। क्या पर्वत, पठार, मैदान, शीतोष्ण कटिबंध एक ही प्रकार की वनस्पति नहीं हो सकती है? नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि हर मृदा जो है उसकी अलग अलग शक्ति है, हर पेड़ पौधे की अलग अलग नीड होती है, जो उसको जहाँ पर उपलब्ध होगा वहाँ पर वो समुचित रूप से उपज पाते हैं। ओके, धरातल के स्वभाव का वनस्पति पर बहुत प्रभाव पड़ता है। उपजाऊ भूमि पर प्रायः कृषि की जाती है। ऊबर तथा असमतल भूभाग पर जंगल तथा घास के मैदान हैं जिनमें वन्य प्राणियों का आश्रय मिलता है। अगर जहाँ पर बहुत ज़्यादा वन है वहाँ पर कृषि आसानी से नहीं हो सकती है, जहाँ पर कृषि आसानी से हो रहा है वहाँ पर वन बहुत अच्छे नहीं हो सकते हैं। दोनों जगह अलग अलग होता है, अलग अलग क्रिया के लिए बने होते हैं। पहाड़ की ढालों पर कृषि करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए सामान्य तौर पर यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, वन पाए जाते हैं, और वन में जंगली जानवरों का निवास होता है। ओके, मृदा है अगला फैक्टर। भूभाग के बाद क्या है, मृदा। विभिन्न स्थानों पर अलग अलग प्रकार की मृदा पाई जाती है जो विविध प्रकार की वनस्पति का आधार होता है। मरुस्थल की बलुई मृदा में कटीली झाड़ियाँ, नदियों के डेल्टा क्षेत्र में पर्णपाती वन पाए जाते हैं। पर्णपाती का तात्पर्य मैंने एक बार पहले भी समझाया था, ऐसे वन जो पत्ते गिरा देते हैं। ओके, पहाड़ों की ढलानों में जहाँ मृदा की परत गहरी है शंकुधारी वन पाए जाते हैं। ये शंकुधारी वन के बारे में बात हो गई। अब आपसे यही पूछ लिया जाएगा शंकुधारी वन कहाँ पर पाए जाते हैं। देखिए क्वेश्चन देखते चलिए, अगर आप पढ़ रहे हैं आपको क्वेश्चन नहीं दिख रहा तो कोई मायने नहीं बनता इस चीज़ का, आपको क्वेश्चंस दिखने चाहिए। जैसे यहाँ पर क्या था कि पर्वतों के ढलान पर किस प्रकार के जलवायु, किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, तो शंकुधारी वन पाए जाते हैं। ये चीज़ ध्यान रखें। पर्वत, पाठार और पर्वत में डिफरेंस होता है, दोनों को हम पढ़ेंगे आगे। एक बार और मैंने पढ़ाया भी था पाठार और पर्वत में डिफरेंस। ये पर्वतों की ढाल की बात होती है हो रही है। हिमालय पर्वत है, तिब्बत पाठार है, दोनों अलग अलग होते हैं। ओके, अगला देखिए क्या है, जलवायु। जलवायु का भी प्रभाव पड़ता है पेड़ पौधों जीव जंतुओं पर। वनस्पति की विविधता तथा विशेषता तापमान और वायु की नमी पर भी निर्भर करती है। हिमालय पर्वत की ढलानों, प्रायद्वीप के पहाड़ियों पर 915 मीटर की ऊंचाई से ऊपर तापमान में गिरावट वनस्पति के पनपने और बढ़ने को प्रभावित करती है। मैंने आपको एक चीज़ और बताया था पिछले लेक्चर में कि ये है विषुवत, ये है 0 डिग्री, ये है 90 डिग्री, यानी कि बिल्कुल ही नॉर्थ और साउथ ध्रुव की तरफ में बढ़ेंगे। तो जब आप 0 डिग्री से ध्रुव की तरफ में जाएंगे, विषुवत से आप ध्रुव की तरफ में जाएंगे, तो वनस्पतियों की विविधता, डाइवर्सिटी कम होती है। एक ही प्रकार के वनस्पति और पेड़ जीव जंतु आपको दिखेंगे कहाँ पर, तो आपको ध्रुव के समीप या ध्रुवीय देशों में या ठंडे प्रदेशों में।
लेकिन जैसे जैसे आप वनस्पति विषुवत की तरफ आते हैं तो विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे, विभिन्न प्रकार के जीव जंतु एक ही जंगल में रहते हुए आपको दिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर का प्रभाव पड़ता है इसके कारण से। ओके, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला देखिए क्या है, उसे उष्णकटिबंधीय से उपोष्ण शीतोष्ण या अल्पाइन वनस्पतियों में परिवर्तित करती है। जैसे जैसे आप एक ही पहाड़ पर, देखिए ठंडा के कारण से बदला, टेम्परेचर के कारण से बदला, तो एक ही पहाड़ पर अगर आप नीचे से ऊपर की तरफ में जाएंगे तो यहाँ पर बहुत सारे प्रकार की जलवायु पाए, बहुत सारे प्रकार के पेड़ पौधे जीव जंतु पाए जा सकते हैं। यहाँ पर उससे कम हो जाएगा, यहाँ पर उससे कम हो जाएगा। एक ऊंचाई के बाद में कोई भी पेड़ पौधा या जीव जंतु नहीं पाया जा सकता है, क्योंकि सर्वाइव नहीं हो सकते हैं उस ऊंचाई पर। इसको ध्यान में रखेंगे। एक ही पहाड़ के ढाल पर ऊंचाई बढ़ने पर वनस्पतियों की विविधता जो है वो कम हो सकती है। ठीक है, अगला देखिए क्या है, अगला है सूर्य का प्रकाश इनको प्रभावित करता है। क्या है कि किसी भी स्थान पर सूर्य के प्रकाश का समय उस स्थान के अक्षांश, समुद्र तल से ऊंचाई, ऋतु पर निर्भर करता है। प्रकाश अधिक समय तक मिलने के कारण वृक्ष गर्मी की ऋतु में जल्दी बढ़ते हैं। इसी कारण से वहाँ पर विविधता ज़्यादा पाया जा सकता है, विषुवत पर विविधता ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि टेम्परेचर, वर्षा और मिट्टी तीनों चीज़ उसको बहुत ही अच्छे तरीके से मिल रहा है। जबकि विषुवत पर क्या है, जबकि ध्रुव पर क्या है, ध्रुव पर टेम्परेचर बहुत ही लो है, वहाँ पर बहुत मुश्किल होता है। उसके अलावा मिट्टी है नहीं, बर्फ़ है चारों तरफ, सूर्य का प्रकाश भी नहीं मिल पाता है। इस कारण से वहाँ पर विविधता कम हो जाती है। ये ध्यान रखिएगा, कॉन्सेप्ट है ये, इसमें कोई फैक्ट नहीं है। अगला देखिए क्या है, हिमालय पर्वत की दक्षिणी ढलानों पर, जैसे ये हिमालय पर्वत है, ये हिमालय पर्वत है, इसके दक्षिणी ढलान ये हो गया, भारत इसका दक्षिणी ढलान हो गया। उत्तरी ढलानों की अपेक्षा ज़्यादा सघन वनस्पति क्यों है? कभी सोचा है आपने कि भारत की तरफ में हिमालय पर्वत पर ज़्यादा वनस्पति पाई जाती है, हिमालय के पीछे वाले भाग में जो चीन और तिब्बत का इलाका है वहाँ पर वनस्पति कम क्यों पाई जाती है? क्यों? आपको मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि वर्षा ऋतु के कारण से वर्षा क्या करती है, पर्वतीय वर्षा हिमालय की इस तरफ में ज़्यादा होगी, हिमालय के पीछे वर्षा नहीं हो पाएगी, इसलिए हिमालय के पीछे वनस्पतियाँ कम पाई जाती हैं। हिमालय के दक्षिण में, भारत वाले हिस्से में वनस्पतियाँ बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं, जबकि हिमालय के ठीक पीछे बिल्कुल सूखा इलाका है, तिब्बत में वर्षा ना के बराबर में होती है। ओके, वर्षण, भारत में लगभग सारी वर्षा आगे बढ़ते हुए दक्षिण पश्चिम मानसून। अब ये सब टर्मिनोलॉजी आपको क्लियर होना चाहिए। दक्षिण पश्चिम मानसून जो जून के महीने मानसून आती भारत में, उसकी बातें हो रही है। एवं पीछे हटते उत्तर पूर्वी मानसून जो तमिलनाडु में वर्षा करवाती है, उत्तर पूर्वी मानसून। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में कम वर्षा वाले क्षेत्रों की अपेक्षा सघन वन पाए जाते हैं। इन मानसून के कारण से जहाँ पर अधिक वर्षा होगी, जैसे केरल में अधिक वर्षा होती है, नॉर्थ ईस्ट में अधिक वर्षा होती है, अंडमान निकोबार में अधिक वर्षा होती है, वहाँ पर वनस्पतियाँ ज़्यादा पाए जाएंगे। कम वर्षा वाले जैसे राजस्थान हो गया, लेह लद्दाख हो गया, गुजरात के कच्छ का इलाका हो गया, यहाँ पर न के बराबर वर्षा होती है, तो यहाँ पर क्या होगा, वनस्पतियाँ कम पाए जाएंगे। कॉन्सेप्ट बिल्डअप पर ध्यान दीजिए, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए क्या है, अगला फिर से वही सवाल आ गया। फिर से सोचिए, पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल, जैसे ये पश्चिमी घाट है, इसका पश्चिमी ढाल पर पूर्वी ढाल की अपेक्षा अधिक सघन वन क्यों है? क्योंकि यहाँ पर दक्षिण पश्चिम मानसून जो है टकराते हैं। ये भारत का ये तट हो गया, तो यहाँ पर ज़्यादा वनस्पति पाया जाता है यहाँ की अपेक्षा में। क्यों? यहाँ पर कम पाया जाता है, यहाँ पर ज़्यादा पाया जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वर्षा होती है, जबकि पश्चिमी घाट के ठीक पीछे वर्षा नहीं के बराबर में होती है। इसलिए पश्चिमी घाट के ठीक पीछे का इलाका जो है, मराठवाड़ा विदर्भ का इलाका, ये सूखा इलाका है। कर्नाटक का भी कुछ इलाका सूखा इलाका है, जबकि पश्चिमी घाट का पश्चिम का इलाका जो है, बम्बई तट से लगा हुआ, समुद्र के तट से लगा हुआ इलाका, वहाँ पर सघन वनस्पति पाई जाती है। क्यों? वर्षा के कारण से, पर्वतीय वर्षा के कारण से। क्या आपने कभी सोचा है कि वन मनुष्य के लिए क्यों आवश्यक है? बताइए, आपसे यही पूछ लिया जाए, आपसे यही सवाल पूछ लिया जाए, वन का महत्व लिखिए, 300 शब्दों में लिखिए, डिटेल में आंसर या लेख के बारे में पूछ लिया जाए, वन का महत्व क्या है आपके जीवन में? सोचिएगा क्या क्या महत्व हो सकता है आपके जीवन में वन का। सोचिए, पॉइंट को लिखने की कोशिश कीजिए, है ना। वन नवीकरण योग्य संसाधन है, यानी कि फिर से पनप सकते हैं, अगर काट दिया जाए तो फिर से हो सकते हैं, और वातावरण की गुणवत्ता बढ़ाने में मुख्य भूमिका निभाते हैं। ये स्थानीय जलवायु, मृदा अपरदन, नदियों की धारा नियंत्रित करते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि अगर बहुत ज़्यादा बाढ़ की समस्या से कोई जगह जूझ रहा है, नदियों को संरक्षित करने के लिए नदियों किनारे पेड़ लगाने से अच्छा साधन कोई और नहीं हो सकता है, क्योंकि पेड़ जो है वो नदियों को बांधने का भी काम करती है। पेड़ नदियों की धारा किस दिशा में बहेगी इसको भी डिसाइड करते हैं।
हैं, पेड़ के जो जड़ होते हैं वो केवल पेड़ को ही संरक्षित नहीं करते बल्कि मिट्टी को भी संरक्षित करते हैं। एक पेड़ बहुत सारे मिट्टी को बांध कर अपने पास में रखते हैं, इससे अपरदन की क्रिया भी नहीं होती है, मिट्टी का नुकसान नहीं होता है, कटाव नहीं होता है, घर भी सुरक्षित रहते हैं, बांध भी सुरक्षित रहता है। ओके, ये बहुत सारे उद्योग के आधार हैं तथा कई समुदायों को जीविका प्रदान करते हैं। वन आपको नदियों को संरक्षित करते हैं, आपके मृदा को संरक्षित करते हैं, जलवायु को संरक्षित करते हैं, आपको जीविका प्रदान करते हैं, भोजन प्रदान करते हैं, पशु पक्षियों का आवास प्रदान करते हैं, ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। कितने सारे बेनिफिट तो मैंने आपको वन संसाधन के बता दिए। ये मनोरम प्राकृतिक दृश्य के कारण पर्यटकों को आकर्षित करते हैं, पर्यटन के लिए भी उपलब्ध करवाते हैं, पवन तथा तापमान को नियंत्रित करते हैं, वर्षा लाने में भी सहायता करते हैं, इनसे मृदा को जीवाश्म मिलता है, अन्य प्राणियों को आश्रय मिलता है। एक वन के होने से पूरे संपूर्ण पृथ्वी प्रभावित होती है। जहाँ पर वन काट दिए जाते हैं वहाँ का इकोसिस्टम पूरा का पूरा बदल जाता है। भारतीय प्राकृतिक वनस्पतियों में कई कारणों से बहुत बदलाव आया है, जैसे कृषि के अधिक क्षेत्रों की मांग, उद्योगों का विकास, शहरीकरण की परियोजना। इन सभी कारण से भारत की वन संपदा को नुकसान हो रहा है। आपसे यही पूछ लिया जाता है कि किस प्रकार से वन संपदा को नुकसान हो रहा है, तो शहरीकरण, सड़क निर्माण, पेड़ पौधों को काट देना, मानव हस्तक्षेप, इन सभी कारणों से वन का नुकसान हो रहा है। पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था के कारण वन क्षेत्र कम हो रहा है। परियोजना का कार्य है, ये स्कूल के प्रोजेक्ट दिया था बच्चों को। सन 2003 में वनों का कुल क्षेत्रफल 68 लाख वर्ग किलोमीटर था। भारत के बहुत सारे भागों वन क्षेत्र सही मायने में प्राकृतिक नहीं है। कुछ अगम्य क्षेत्रों को छोड़कर जैसे हिमालय और मध्य भारत के कुछ भाग मरुस्थल जहाँ प्राकृतिक वनस्पति हैं। शेष भागों मनुष्य के हस्तक्षेप से प्राकृतिक वनस्पति आंशिक या संपूर्ण रूप से परिवर्तित हो चुकी है। भारत में प्राकृतिक वनस्पति अगर आपको देखना है तो पश्चिमी घाट पर चले जाइए, दक्षिण भारत का कुछ भाग, उसके अलावा हिमालय का क्षेत्र हो गया, अंडमान निकोबार क्षेत्र और नॉर्थ ईस्ट के इलाकों में दिख सकता है। मध्य भारत लगभग में वन का बहुत नुकसान हुआ है शहरीकरण के कारण से, क्योंकि आबादी सघन यहीं पर रहती है। अगर उत्तर के मैदान की बात करेंगे तो यहाँ पर दुनिया की सबसे ज़्यादा सघन आबादी रहती है, डेंसिटी हाईली है यहाँ पर पॉपुलेशन का। इसके कारण से वनों का काफ़ी नुकसान यहाँ पर हुआ है। और हम चूँकि विकासशील देश हैं, विकासशील देश में प्रायोरिटी के आधार पर इकोनॉमी को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है वन संपदा के ऊपर में। ओके, अगला ये प्रोजेक्ट का है कुछ किन राज्यों में वन का क्षेत्रफल सबसे अधिक है, आप ही मुझे बताइए। फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 तो पढ़ा होगा, 2023 वाला रिपोर्ट भी कुछ दिनों में पब्लिश हो जाएगा, आ जाएगा। किस केंद्र शासित प्रदेश में वनों का क्षेत्रफल सबसे कम और ऐसा क्यों, ये आपसे पूछा गया। बताइए किस केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम वन पाए जाते हैं, सोचिएगा, ढूंढिए जरा फैक्ट को। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2011 के अनुसार भारत वनों का कुल क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 21.5% है। वर्तमान में कितना परसेंट है बताइएगा मुझे, 24% के आसपास में। देखिएगा, बताइएगा मुझे देश भर में कितने फॉरेस्ट अभी पाए जाते हैं प्रतिशत के हिसाब से। अगला है पारिस्थितिक तंत्र, इकोलॉजी सिस्टम। क्या है, पृथ्वी पर पादपों तथा जीवों का वितरण मुख्यतः जलवायु द्वारा निर्धारित होता है। बार बार बता चुका हूँ। ग्रीष्म प्रदेश ज़्यादा विविधता पाई जाएगी पशु पक्षी पेड़ पौधों की, ठंडे प्रदेश में कम डाइवर्सिटी देखी जाएगी। ओके, किसी क्षेत्र के पादपों की प्रकृति देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, काफ़ी हद तक उस क्षेत्र के प्राणी को प्रभावित करते हैं। जब वनस्पति बदल जाती है, मतलब पेड़ पौधे बदल जाते हैं, तो प्राणी जीवन भी बदल जाता है। किसी भी क्षेत्र के पादप यानी कि पेड़ पौधे तथा प्राणी आपस में तथा अपने भौतिक पर्यावरण से अंतर संबंधित होते हैं, एक पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं। यही जो लाइन है, ये अंतर संबंधी पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं। ये यूपीएससी 2013 या 14 का सवाल है। इकोलॉजी के सवाल में देखिएगा आपको ये मिल जाएगा, पहला या दूसरा सवाल ही होगा जिसमें यही पूछ जाएगा तो पारिस्थितिक तंत्र किसको कहा जाता है। देखिए क्या है, पादप प्राणी आपस में अपने भौतिक पर्यावरण, जो उनका पर्यावरण है, जो जल है, मिट्टी, हवा, उसके साथ अंतर संबंधित होते हैं, एक पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं। पेड़ पौधे पशु पक्षी आपस में भी संबंधित होते हैं और अपने पर्यावरण के साथ भी जहाँ पर संबंध स्थापित करते हैं, उसी को पारिस्थितिक तंत्र कहा जाता है। ये डेफिनेशन यूपीएससी का सवाल है बंधुओं, पीसीएस और टीआरई को तो छोड़ ही दो, आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है ये चीज़। सबसे आसान सवाल पारिस्थितिक तंत्र से यही है जो यूपीएससी में पूछा गया है पीटी एग्जामिनेशन में। ओके, अगला देखिए क्या है कि एक मनुष्य भी इसी पारिस्थितिक तंत्र का अविच्छिन्न भाग है। मनुष्य प्राणी में जब प्राणी की बात आए तो हम भी उसका भाग है, जब जीव जंतु की बात आए तो वो हो गए जानवर, लेकिन प्राणी की जब बात आए तो हम भी उसका भाग है, पारिस्थितिक तंत्र का हम भी भाग हैं। ओके, मानव कैसे किसी स्थान के पारिस्थितिक तंत्र को प्रभावित करता है, कभी आपने सोचा है कि आप अपने इकोसिस्टम इकोलॉजी को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं? जरा ध्यान से देखिएगा। मनुष्य वन्य जीवन और वनस्पति को अपने लाभ के लिए प्रयोग करता है। मनुष्य अपने लालच के कारण इन संसाधनों का अधिकतम प्रयोग करता है। कभी आपने देखा है कि कोई शेर हिरन को मार के फ्रिज में रख ले,
कि अब एक सप्ताह तक हम नहीं मारेंगे, आज खा लिया तो अब रोज़ खाएंगे, सुबह शाम 3 टाइम खाएंगे कम से कम। बाघ एक बार शिकार करता है तो 1 हफ्ते तक शिकार नहीं करता है, एक्स्ट्रा कभी मार के नहीं रखता है। क्योंकि मनुष्य की आदत क्या है, संसाधनों का जितना ज़्यादा हम उपयोग करते हैं उससे ज़्यादा दुरुपयोग करते हैं। ठीक है, अगला देखिए क्या है, वह वृक्षों को काटकर जानवरों को मारकर पारिस्थितिक तंत्र में असंतुलन पैदा करता है। परिणाम स्वरूप कुछ प्रजातियों के विलुप्त होने का भय हो गया है। कौन सी प्रजातियां हैं जो विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गई हैं, जरा उनका लिस्ट भी देखिएगा, आगे आएगा। क्या आप जानते हैं कि धरातल पर एक विशिष्ट प्रकार के वनस्पति या प्राणी जीवन वाले विशाल पारिस्थितिक तंत्र को जीवोम कहा जाता है, बायोम कहा जाता है। जीवोम की पहचान पादप पर आधारित होती है। इस लाइन को फिर से पढ़ते हैं कि क्या आप जानते हैं धरातल पर एक विशिष्ट प्रकार की वनस्पति या प्राणी जीवन वाले विशाल पारिस्थितिक तंत्र को, ऐसा पारिस्थितिक तंत्र जिसमें केवल वनस्पति और प्राणी जीवन ही हो, उसको जीवोम कहा जाता है। जीवोम की पहचान पादप के आधार पर होती है, पेड़ पौधों के आधार पर किसी जीवोम की पहचान होती है। बायोम उसको अंग्रेजी में कहा जाता है। विशेष रूप से ध्यान में रखिएगा, ये आपका इकोलॉजी को भी मैं कंप्लीट करवा रहा हूँ। ये इकोलॉजी का बेसिक यही होता है, जो आप इकोलॉजी एडवांस में पढ़ते हो, बेसिक एनसीईआरटी 9th ज्योग्राफी में दिया हुआ, न्यू एनसीईआरटी में। वनस्पति के प्रकार, हमारे देश में विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। अब उनके प्रकार देखेंगे। पहला वनस्पति का प्रकार कौन सा होता है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। वैसे वन जो विषुवत 0 डिग्री वाले टेम्परेचर वाले या उस प्रकार के टेम्परेचर वाले भागों में पाए जाते हैं। विषुवत प्रकार के जहाँ पर जलवायु पाई जाएगी वहाँ पर सदाबहार होते हैं। ये पेड़ पौधे, ये जो जंगल होते हैं, ये 12 महीना एक ही तरह के दिखते हैं। अपने वृक्ष को, कुछ वृक्ष पेड़ के पत्ते को गिरा देते हैं तो कुछ वृक्षों में पेड़ के पत्ते लगे होते हैं, इसलिए सदाबहार दिखते हैं। ये पर्णपाती नहीं है। ये 12 महीना इनको बहुत अच्छी प्रकाश प्राप्त होती है, जल प्राप्त होते हैं, मिट्टी भी प्राप्त होती है। इसके कारण से ये सदाबहार बने रहते हैं। इनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं होते हैं। बहुत मोटे मोटे पेड़ होते हैं, बहुत लंबे चौड़े पेड़ होते हैं। इस कारण से बहुत सघन वन होता है। इस कारण से इस प्रकार की लकड़ियाँ वाणिज्यिक रूप से मनुष्य के उपयोग के लिए यूजफुल नहीं होती हैं, क्योंकि बहुत ही भारी वृक्ष होते हैं। उसके दरवाजे को अगर आप लगाएंगे, दरवाज़ा अपने आप गिर जाएगा, इतना भारी होता है उसका लकड़ी। कॉमर्शियली रूप से मानव के उपयोग के लिए लकड़ियाँ कोई भी काम की नहीं होती हैं। सदाबहार वन की बात कर रहा हूँ, इसके कुछ वृक्षों को भी बताऊँगा। यही सब सवाल पूछा जाता है पीटी एग्जामिनेशन में, सुनिए गौर से ज़रा सा। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, इस प्रकार के वन अपने यहाँ पर बहुत सारे पाए जाते हैं। भारत के सबसे बड़े भूभाग में यही वन पाए जाते हैं। ये वन ऐसे क्षेत्रों में विकसित होते हैं जहाँ पर वर्षा होती है, साल में किसी विशेष मौसम वर्षा होती है। सूखे मौसम में, जैसे अब सूखा का मौसम शुरू हो जाएगा, फरवरी से लेकर मई महीना तक में क्या होता है, सूखे का मौसम होता है। सामान्य तौर पर मई महीना में कुछ वर्षाएँ होती हैं, लेकिन सामान्य तौर पर सूखा का मौसम होता है। इस मौसम में ये पेड़ अपने पत्ते गिरा देते हैं और उसके बाद नई पंखुड़ियाँ इसमें आती है। पतझड़ का मौसम होता है। उष्णकटिबंधीय कटीली वन तथा झाड़ियाँ, ये कहाँ पर होते हैं, तो ये मरुस्थलीय भाग में होते हैं। पर्वतीय वन पर्वत पर होते हैं। मैंग्रोव वन समुद्र के किनारे खारे पानी के पास मैंग्रोव वन आपको दिख सकते हैं। ये देखिए पूरा का पूरा दिया हुआ है आपको। ये है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का, जहाँ पर पेड़ के अलग अलग लेयर होते हैं। कुछ पेड़ 60 मीटर तक लंबे होते हैं, बहुत ऊंचाई हो गया। उसके बाद के लेयर होता है, उसके बाद का लेयर होता है, फिर सबसे निचला लेयर होता है, उसके बाद से सबसे नीचा वाला लेयर होता है। इसको ध्यान में रखिएगा। ये अलग अलग लेयर में भी यहाँ पर वन पाए जाते हैं। कहाँ पर, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में बहुत ही सघन वन होते हैं। इसका उदाहरण पश्चिमी घाट, अंडमान निकोबार के क्षेत्रों में आपको दिख सकता है। अगला देखिए क्या है, ये रहा भारत के कुछ प्रदेश जहाँ पर अलग अलग प्रकार के वन पाए जाते हैं। इसको मैप को दिमाग में फिक्स कर लीजिए। ये हो गया पर्वतीय वन का इलाका। ये जो बिल्कुल ग्रीन दिख रहा है, ये जो बिल्कुल ग्रीन दिख रहा है, ये कौन सा इलाका है, तो ये सब के सब ये ग्रीन इलाके जो हैं, ये कौन से हैं, तो ये सदाबहार वन है। सदाबहार वन है ये ग्रीन वाले इलाके, ये ग्रीन वाले सदाबहार हैं। ये जो आपको दिख रहा है ये कौन सा है, तो ये पर्णपाती वन है। ये पर्णपाती यूपी बिहार जो मैक्सिमम इलाका दिख रहा है वो पर्णपाती में दिखेगा। पर्णपाती का तात्पर्य होता है पत्ते गिराने वाले पेड़ पौधे। अब अगला देखिए कौन सा है। अगला देखिए यहाँ पर आपको दिखेगा और यहाँ पर आपको दिखेगा। पश्चिमी घाट के पीछे का भाग है और ये मरुस्थल रेगिस्तानी इलाका है राजस्थान और गुजरात का। यहाँ पर आपको सूखे वन दिखेंगे, बिल्कुल कटीली वन। यहाँ पर वर्षा क्यों नहीं हो पाती है, क्योंकि सारी वर्षा यहीं पर रुक जाती है। ये जो पश्चिमी घाट है इसको रोक देती है। ओके, ये पूरा का पूरा ध्यान में रहेगा। उसके बाद अब अगला देखिए।
अगला देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी हो सकता है, 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 थोड़े बहुत यहाँ पर भी हो सकता है। ये सब के सब क्या है? मैंग्रोव वन है। मैंग्रोव वन है जो सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाए जाते हैं? सुंदरवन के इलाकों में। सुंदरवन दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन में से एक है, डेल्टाई वनों में से एक है। कटीले वन बता दिए, मैंग्रोव बता दिए, पर्वतीय बता दिए, सदाबहार बता दिए, पर्णपाती बता दिए, सारे के सारे मैंने आपको बता दिए। विशेष रूप से ध्यान रखिएगा इसको। आगे बढ़ जाते हैं। ये मैप एक तरह से ध्यान में होना चाहिए कहाँ पर कौन से प्रकार के वन पाए जाते हैं। आपसे सीधा सीधा पूछा जाएगा कि क्या कटीली झाड़ियों वाले वन महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और कर्नाटक के इलाकों में पाए जा सकते हैं? बिल्कुल पाए जा सकते हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, ये पूरा का पूरा इलाका जो है ये कटीली झाड़ियों वाले वन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सूखा इलाका पड़ता है। पर्णपाती वन भारत के सर्वाधिक भागों में पाए जाते हैं। बिल्कुल सही बात है, सबसे ज़्यादा इलाकों में पर्णपाती पाए जाते हैं। देखिए ये जो कलर दिख रहा है आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, अब इसमें पेड़ के नाम आएंगे, वृक्षों के नाम आएंगे, उनको आप ध्यान में रखेंगे, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये वन पश्चिमी घाट का अधिक वर्षा वाले क्षेत्र, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, असम के ऊपरी भाग, तमिलनाडु के तट के समीप है। ये उन क्षेत्रों में भलीभांति विकसित होते हैं जहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा के साथ थोड़े समय के लिए शुष्क ऋतुएं पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन वहीं पर विकसित होते हैं। इन वनों में वृक्ष 60 मीटर या इससे अधिक ऊंचाई तक पहुंचते हैं क्योंकि इनको भारी मात्रा में पोषण और सूर्य प्रकाश की प्राप्ति होती है, इसीलिए बहुत ऊंचे ऊंचे बहुत विशाल वन होते हैं ये। ओके, चूँकि ये क्षेत्र वर्ष भर गर्म तथा आर्द्र रहते हैं, यहाँ हर प्रकार की वनस्पति, वृक्ष, झाड़ियाँ, लताएं उगती हैं। वनों में इनकी विभिन्न ऊंचाइयों से कई स्तर देखने को मिलता है। स्तर वाले वन कहाँ पर देखने को मिल सकता है, यही पूछा जा सकता है आपसे। तो सदाबहार प्रकार के जो वन होते हैं, विषुवत पर पाए जाने वाले जो वन होते हैं वो स्तरीय वन होते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ हर प्रकार के वनस्पति पाए जाते हैं और वृक्षों में पतझड़ होने का कोई निश्चित समय नहीं होता। जैसे अभी क्या होगा, अभी अगर आपके घर के आसपास में पेड़ पौधे होंगे तो उसमें पतझड़ का मौसम आ जाएगा। लेकिन सदाबहार वन में हर वृक्ष का पतझड़ का अलग अलग समय होता है और नहीं भी होता है पतझड़। इससे क्या होता है, वो वन हमेशा आपको हरे भरे ही दिखते हैं, सदाबहार दिखते हैं। ओके, देखिए अब इनके कुछ पेड़ पौधों के नाम हैं जिसको ध्यान में रखना है। ये पेड़ पौधों के नाम जो हैं ये आपसे पीटी में स्टेटमेंट में देकर पूछे जाते हैं, बहुत बार पूछे गए हैं। आबनूस, एबोनी, मोहोगनी, रोजवुड, रबर व सिनकोना। अभी पीटी का सवाल मैंने आपको नीचे दिखाया था MCQ, जिसमें मैंने पूछा था कि रबर किस प्रकार के जलवायु में पाए जाने वाले पेड़ हैं, यही पूछा गया था। हो सकता है मोहोगनी आपसे पूछ ले, रोजवुड आपसे पूछ ले। इनकी जो लकड़ियां होती हैं वो विशेष रूप से वाणिज्यिक रूप से किसी काम की नहीं होती हैं, क्योंकि बहुत भारी होती हैं। ओके, इन वनों में सामान्य रूप से पाए जाने वाले जानवर कौन से होते हैं? हाथी, बंदर, लेमूर, हिरन, एक सींग वाले गैंडे। असम, पश्चिम बंगाल के दलदली क्षेत्र में मिलते हैं। इसका इंजन कई प्रकार के पक्षी, चमगादड़, रेंगने वाले जीव भी पाए जाते हैं। दुनिया भर में सबसे ज़्यादा जीव जंतुओं का आवास इन्हीं प्रकार के वनों में पाया जाता है। अगला है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती, ऐसे वन जो पत्ता गिरा देते हैं। वो था सदाबहार में 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा की वर्षा थी, यहाँ पर 70 से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। वहाँ पर पर्णपाती पत्ता गिराने वाले वन पाए जाते हैं। जो आपके आस पड़ोस से वन दिखते हैं वो पर्णपाती वन है, सामान्य तौर पर पर्णपाती ही है। ओके, जल की उपलब्धता के आधार पर इन वनों को आर्द्र तथा शुष्क पर्णपाती विभाजित किया जाता है। इनमें आर्द्र नम्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं जहां पर 100 से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। आर्द्र और नर्म पर्णपाती भी होते हैं। अतः ऐसे वन देश के पूर्वी भाग, उत्तर पूर्वी भाग, हिमालय के गिरपद, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बहुत सारे इलाकों में यही वन पाए जाते हैं। सागौन इन वनों की सबसे प्रमुख प्रजाति है। बांस, साल, शीशम, चंदन, रैबर, कुसुम, अर्जुन, सहतूत के वृक्ष व्यापारिक महत्व वाले हैं। आपको जितने भी आपके आस पड़ोस में लकड़ियों के सामान दिख रहे हैं, मैक्सिमम वो सामान किस लकड़ी के बनते हैं? तो वो सब के सब पर्णपाती वन में पाए जाने वाले लकड़ियों के बनते हैं। इनमें से मैक्सिमम लकड़ियों को आपने अपने आस पड़ोस में देखा होगा। चंदन नहीं देखा होगा, ये दक्षिण भारत में पाए जाते हैं। बाकी बांस, साल, शीशम, सागौन ये सब तो देखा ही होगा। ये सब के सब आपके आस पड़ोस। अर्जुन का पेड़ बहुत विशाल होता है ये, और मेडिसिन के लिए आयुर्वेद में बहुत उपयोगी पेड़ होता है अर्जुन का। बहुत विशाल वृक्ष होता है, पीपल के जैसे विशाल होता है ये। कुसुम, सहतूत ये सब के सब कहाँ पर पाए जाते हैं बंधुओं? तो ये आपने अपने आस पड़ोस में देखा होगा। ओके, ये देखिए सदाबहार वन था। प्रजातियाँ कौन कौन से प्रजाति यहाँ पर पाए जाएंगे? शुष्क पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। एक होता है आर्द्र पर्णपाती, जहाँ पर वर्षा 200 सेंटीमीटर के आस पड़ोस में होती है, और उससे कम वाले देखिए यहाँ पर क्या है 70 से 100 सेंटीमीटर, और वो था 100 से 200। आर्द्र पर्णपाती 100 से 200, शुष्क पर्णपाती 70 से 100 सेंटीमीटर वाले वर्षा।
ये वन प्रायद्वीपीय पठार के ऐसे वाले क्षेत्र हैं जहां उत्तर प्रदेश बिहार के मैदान में पाए जाते हैं। ऐसा नहीं होता है कि आपके यहाँ केवल आर्द्र पर्णपाती पाया जाए या केवल शुष्क पर्णपाती पाया जाए। पर्णपाती में दोनों मिक्स हो जाते हैं। कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है, दोनों के पेड़ पौधे मिक्स होकर आपको मिल सकते हैं। हाँ, लेकिन विषुवतीय वन आपके यहाँ नहीं मिलेंगे। ठीक है। विस्तृत क्षेत्रों में पाए जाते हैं सागौन, साल, पीपल, नीम के वृक्ष उगते हैं। इन क्षेत्रों में बहुत बड़े भाग पर कृषि कार्य प्रयोग हेतु साफ कर लिए गए हैं। कुछ भागों में पशुचारण भी होता है। इन पेड़ पौधों को काटना आसान होता है क्योंकि उतने मजबूत नहीं होते हैं। विषुवत वाले वनों को काटना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि बहुत कठोर लकड़ियाँ होती हैं। बहुत बड़े बड़े जानवर भी उसमें रहते हैं। इन जंगलों में पाए जाने वाले जानवर प्रायः सिंह, शेर, सुअर, हिरन, हाथी हैं। विविध प्रकार के पक्षी, छिपकली, सांप, कछुए भी यहाँ पर पाए जाते हैं। शुष्क पर्णपाती, आर्द्र पर्णपाती दोनों में। कटीले वन तथा झाड़ी ये ऐसे जगह पर होते हैं जहाँ 70 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा हो, जैसे हो गया आपका रेगिस्तान का इलाका। इन वनों की खासियत क्या होती है? इन पेड़ पौधों की खासियत होती है कि पानी बचाने में माहिर होते हैं पेड़ पौधे। इनकी जड़ें बहुत गहरी होती हैं। ये यूपीएससी का सवाल है, इनकी जड़ें गहरी क्यों जाती हैं? पानी की तलाश में इनकी जड़ें गहरी जाती हैं। इनमें पत्तों की कमी होती है। और ये कांटे क्यों होते हैं? तो जल को संरक्षित करने के लिए कांटे होते हैं। इस प्रकार के वनस्पति देश के उत्तर पश्चिम भागों में पाए जाते हैं, जिनमें गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा के अर्ध शुष्क क्षेत्र सम्मिलित हैं। आकाशिया, खजूर, यूफोराबिया, नागफनी यहाँ के मुख्य पादप प्रजातियाँ हैं। मैं यूफोराबिया पूछ लूँ आपसे, आप तारे देखेंगे दिन में, कुछ नहीं दिखेगा, ऊपर आपके पंखा लगा हुआ एग्जामिनेशन हॉल में। यूफोराबिया किस प्रकार के वन के विशेषता है? तो ये शुष्क वनों की विशेषता है, कटीले वनों की विशेषता है। एनसीईआरटी का आपका फैक्ट है, चक्कर खा के गिर जाएंगे एग्जामिनेशन में अगर पूछ लिया जाता है तो। ओके। नागफनी यहाँ के मुख्य पादप प्रजातियाँ हैं। इन वनों के वृक्ष बिखरे हुए होते हैं। इनके जड़ें लंबी और जल की तराश में चारों ओर फैली होती है। मैंने अभी बताया आपको कि इनके जो जड़ें होती हैं, मूल जड़ जिसको कहा जाता है, यूपीएससी 2018 ईस्वी का पेपर का सवाल है ये, देखिएगा आपको मिल जाएगा। वो बहुत ही गहराई तक जाते हैं, केवल और केवल किसके लिए? तो जल की तलाश में। ठीक है। पत्तियां प्रायः छोटी होती हैं जिससे वाष्पीकरण कम हो सकता है। शुष्क भागों में झाड़ियाँ और कटीली पादप पाए जाते हैं। इन जंगलों में प्रायः चूहे, खरगोश, लोमड़ी, भेड़िए, शेर, सिंह, जंगली हाथी, घोड़े, ऊंट पाए जाते हैं। इन जंगलों में जो जीव जंतु पाए जाएंगे उनको पानी की आवश्यकता उनके दिन प्रतिदिन में कम होती है। इसके कारण से इस प्रकार के जीव यहाँ पर पाए जाते हैं। इसको ध्यान में रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट था आपके लिए। कॉन्सेप्ट को बिल्डअप कीजिए, चीज़ों को जोड़िए, आपको अच्छा लगेगा। पर्वतीय वन। पर्वतीय क्षेत्र में तापमान की कमी, ऊंचाई के साथ साथ प्राकृतिक वनस्पति में अंतर दिखाई देता है। वनस्पति में जिस प्रकार का अंतर हम उष्णकटिबंधीय प्रदेशों से टुंड्रा की ओर देखते हैं, उसी प्रकार का अंतर पर्वतीय भाग में ऊंचाई के साथ साथ देखने को मिलता है। 1000 मिलीमीटर से 2000 मीटर, 1000 मीटर 2000 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आर्द्र शीतोष्ण कटिबंध वर्ण पाए जाते हैं। इनमें चौड़ी पत्ती वाले ओक, चेस्टनट जैसे वृक्षों की प्रधानता होती है। ओक व चेस्टनट वाले वृक्ष किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं? तो पर्वतीय वन में पाए जाते हैं। क्वेश्चंस दिखना चाहिए आपको, केवल पढ़ने से नहीं होगा। इनमें चौड़ी पत्ती वाले वन पाए जाते हैं। 1500 से 3000 मीटर ऊंचाई के बीच शंकुधारी वृक्ष जैसे चीर, पाइन, देवदार, सिल्वर फर, स्प्रूस, सीडर आदि पाए जाते हैं। जब आप 2000 तक जाएंगे तो ये सब वन प्रकार के मिलेंगे आपको। जब आप 2000 से भी ऊपर 1500 से 3000 में जब आप प्रवेश करेंगे तो आपको ये विशेष प्रकार के वन दिखते हैं। ये प्रायः हिमालय के क्षेत्र में पाए जाते हैं क्योंकि वहीं पर इतनी ऊंचाई है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है हिमालय के दक्षिणी ढलान। हिमालय पर्वत ये है, तो इसका दक्षिणी ढलान में ये सब पाए जाते हैं। इसका दक्षिणी ढलान में भारत की तरफ में पाए जाते हैं। हिमालय के पीछे वाले भाग में नहीं पाए जाते क्योंकि वहाँ वर्षा नहीं होती है। उत्तर पूर्व भारत के उत्तर पूर्वी नॉर्थ ईस्ट इंडिया में पाए जाते हैं। अधिक ऊंचाई पर प्रायः शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं। अधिक ऊंचाई पर जब आप हिमालय में बहुत ऊंचे चले जाएंगे तो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान भी आपको देखने को मिल सकता है। एनसीईआरटी की खूबसूरती यही है, कॉन्सेप्ट बिल्डअप आपका कर देगा। एक बार पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा कहाँ पर क्या हो रहा है। तो आपको दिख रहा होगा संपूर्ण भारत में कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी वनस्पति पाई जाती है। 3600 मीटर से अधिक ऊंचाई पर शीतोष्ण कटिबंधीय वन घास के मैदानों का स्थान अल्पाइन वनस्पति ले लेती हैं। सिल्वर फर, जूनिपर, पाइन व बर्च इन प्रकार के मुख्य वृक्ष हैं। जैसे जैसे हिमरेखा के निकट पहुंचते हैं इन वृक्षों का आकार छोटे होते जाते हैं। अंततः झाड़ियों के रूप में बाद में ये अल्पाइन घास के मैदान में विलीन हो जाते हैं। इनका उपयोग गुज्जर व बकरवाल, कश्मीर में अभी इनको एसटी का दर्जा दिया गया है। गुज्जर और बकरवाल जैसी घुमक्कड़ जातियों द्वारा पशुचारण के लिए किया जाता है। अधिक ऊंचाई वाले भागों में मौस, लीचन घास,
टुंड्रा वनस्पति का एक भाग है और पाया जाता है। जब आप बहुत ऊंचे चले जाएंगे तो वहाँ पर पेड़ पौधे फिर नहीं मिलेंगे, थोड़े बहुत काइयाँ आपको मिल सकती है, मॉस, ये सब चीज़ें आपको मिल सकती है। गुज्जर और बकरवाल जो होते हैं ये मौसम के हिसाब से, जब ग्रीष्म का मौसम आता है पहाड़ के ऊपर चले जाते हैं, ये जो घास का मैदान बना है यहाँ पर पशुचारण करने के लिए। फिर जब शीत का मौसम आता है तो पहाड़ के नीचे आ जाते हैं ये घुमक्कर, इसीलिए जनजातियाँ हैं ये। ओके, इन वनों में प्रायः कश्मीरी महामृग, चीतर, हिरन, जंगली भेड़, खरगोश, तिब्बती बारहसिंघा, याक, हिम तेंदुआ, गिलहरी, आईबैक्स, कहीं कहीं पर लाल पांडा, घने बाल वाली भेड़, बकरियां पाई जाती हैं। कुछ दिन पहले ही स्नो लेपर्ड, हिम तेंदुओं की गिनती की गई है, जिसमें लद्दाख राज्य में सबसे ज़्यादा हिम तेंदुआ पाए गए हैं। हिम तेंदुए की गिनती की गई है कुछ दिन पहले ही। मैंग्रोव वन कहाँ पर होते हैं? ये समुद्र के किनारे होते हैं, खारे पानी में उगते हैं ये वनस्पति तटवर्ती क्षेत्रों में जहाँ ज्वार भाटा आता है सबसे महत्वपूर्ण वनस्पति है। मिट्टी और बालू इन तटों पर एकत्रित हो जाते हैं। घने मैंग्रोव एक प्रकार की वनस्पति है जिससे पौधों की जड़ें पानी में डूबी रहती है। गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सब जो नदियाँ हैं अलग अलग कहाँ कहाँ पर हैं, मैप में सारा कुछ दिखना चाहिए। गंगा नदी यहाँ पर मिलती है, गोदावरी नहीं, गंगा के बाद महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सब के सब पूर्वी घाट पर कहाँ पर मिलती हैं? तो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। यहीं पर ये सब के सब डेल्टा का निर्माण करते हैं और डेल्टा के समीप में ये खास प्रकार के वन पाए जाते हैं जिनको मैंग्रोव वन कहा जाता है। ये हमें आपदा से भी बचाती हैं, समुद्री चक्रवात, सुनामी से भी हमें कहीं न कहीं बचाने का काम मैंग्रोव वन करते हैं। ये पशु पक्षियों को, जंगली जीवों को, पानी में रहने वाले जीवों को आवास भी मुहैया करवाते हैं और ये संसाधन, प्राकृतिक संसाधन के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। अब आपसे पूछा जाएगा कि मैंग्रोव वनों का विकास पश्चिमी तट पर ज़्यादा हुआ है या पूर्वी तट पर ज़्यादा हुआ है? तो अब आप बता देंगे कि पूर्वी तट पर हुआ है, क्योंकि यहाँ पर डेल्टाओं का निर्माण होता है। बड़े बड़े नदियाँ जो भारत की हैं, गंगा से लेकर कावेरी तक, वो सब की सब डेल्टा कहाँ पर बनाती हैं? पूर्वी तट पर बनाती हैं। कॉन्सेप्ट बिल्डअप कीजिए, कहाँ पर पाए जाएंगे मैंग्रोव ज़्यादा? तो पूर्वी तट पर पाए जाएंगे। औषधीय पादप होते हैं। सर्पगंधा, ये रक्तचाप के लिए उपयोग किए जाते हैं। देखिए यही पीटी में पूछ लिया जाता है। जामुन, पके हुए फल से सिरका बनाया जाता है। वायुसारी व मूत्रवर्धक होता है, इससे पाचन शक्ति के भी गुण होते हैं। अर्जुन का वृक्ष, अभी मैंने बताया, ताजे पत्तों का निकला हुआ रस कान के दर्द के इलाज में बहुत सहायक होता है। अर्जुन का जो वृक्ष होता है ना, उसके पत्ते, ताजे पत्ते का जो रस होता है वो अगर आप कान में डालते हैं, कान दर्द की अगर आपको समस्या है तो उसका बहुत बड़ा निवारक होता है। यह ब्लड प्रेशर में के लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक होता है। अभी मैंने बताया था कि ये आयुर्वेद में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इस वृक्ष का बहुत ज़्यादा महत्व है। इस वृक्ष का क्या है? उसका अर्जुन का वृक्ष हमारे स्कूल के समीप में था, बहुत ही विशाल वृक्ष होता है ये। बबूल, इसके पत्ते आँख की फुंसी के लिए लाभदायक होते हैं। इसे प्राप्त गोंद का प्रयोग शारीरिक शक्ति की वृद्धि के लिए भी किया जाता है। नीम जैव व जीवाणु प्रतिरोधी होता है, जैसे अगर आपके सर में डैंड्रफ वगैरह है तो नीम का आप उपयोग कर सकते हैं। उसके गर्म पानी करके सर धोइए, देखिए कहाँ से आपका गायब हो जाएगा। तो नीम का उपयोग तो आपको पता ही होगा। साथ ही साथ में इसके दातुन जो होता है, दांत जिसका खराब होता है, दांत क्यों खराब होता है? दांत होता है खराब एसिड के कारण से, खट्टापन के कारण से। तो पेट का भी एसिड और मुख का भी एसिड दांत को खराब करता है। इसीलिए पहले दातुन किससे किया है? नीम से। ये क्या करता है? अम्ल और क्षार का, ये क्षारीय होता है नीम, अम्ल और जो क्षार होता है उन दोनों के बीच बैलेंस जब क्रिएट हो जाता है तो आपका दांत कभी भी खराब नहीं होगा। ओके, इसलिए नीम से दातुन सबसे ज़्यादा अच्छा क्यों माना जाता था? क्योंकि ये पेट की एसिडिटी को भी और आपके मुख को भी, एसिड को, अम्लता को बैलेंस करने का काम करता था। तुलसी तो पता ही है आपको। कचनार फोड़ा, अल्सर व दमा रोग के लिए प्रयोग होता है। ये पूछा जाता है एग्जाम में, प्राकृतिक वनस्पतियों के बारे में पूछिए, देखिएगा घटना चक्र में प्रीवियस ईयर में कितने सवाल पूछे गए हैं। ओके, आगे बढ़। अगला देखिए क्या है कि इन्होंने बताया कि डेल्टा वन के बारे में जो हम पढ़ रहे थे, नदियों के डेल्टा भाग में ये वनस्पतियाँ मिलती है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं, इसलिए सुंदरी वृक्ष के नाम पर सुंदरबन डेल्टा प्रसिद्ध है। और नारियल, तार, ये सब पाए जाते हैं समुद्र के तटों में। इन क्षेत्र का रॉयल बंगाल टाइगर प्रसिद्ध जानवर है। रॉयल बंगाल टाइगर सुंदरबन के इलाकों में। इस टाइगर की खासियत ये होती है कि तैरने में भी माहिर होता है, बड़ा खतरनाक जानवर होता है। देखने में आपको दूर से बड़ा सुंदर लगता होगा टीवी पर, सामने अगर दहाड़ दे तो यकीन माने पैर कांपेगा आपके। रॉयल बंगाल टाइगर। ओके, इसके अतिरिक्त कछुए, मगरमच्छ, घड़ियाल, ये सब के सब कहाँ पर मिलते हैं? तो मैंग्रोव वनों में मिल सकते हैं। अब अगला है वन्य प्राणी। प्राणियों, वनस्पतियों की भांति विभिन्न प्रकार के प्राणी संपत्ति भी है भारत में। यहाँ जीवों के लगभग 90,000 प्रजातियाँ हैं, 20,000 से अधिक पक्षी है और बहुत सारे कुछ देश भर में पाया जाता है।
यहाँ मछलियों की 2546 प्रजातियाँ हैं, जो विश्व के लगभग 12% है। अब आपसे सवाल क्या पूछा जाएगा, विश्व में जितनी भी मछलियों की प्रजाति पाई जाती है उसका 50% भारत में पाया जाता है। आप तो मार देंगे कि हमारा भारत महान, बिल्कुल पाया जाता है, गलत हो जाएगा, 12% है। और ये फैक्ट कहाँ पर, एनसीईआरटी में दिया हुआ। भारत में विश्व के 5 से 8% तक उभयचर सरीसृप स्तनधारी जानवर भी पाए जाते हैं। स्तनधारी जानवरों में हाथी सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है। ये असम, कर्नाटक, केरल के उष्ण और आर्द्र वनों में पाए जाते हैं। कल मैंने आपको बताया था कर्नाटक में सबसे ज़्यादा, न्यूज़पेपर वीडियो में कल मैंने बताया था। उसके बाद असम में हाथियों की संख्या ज़्यादा है। उसके बाद केरल का स्थान आता है। केरल हो गया और कर्नाटक हो गया, ये पहले और तीसरे स्थान पर आते हैं। कर्नाटक सबसे प्रमुख राज्य है जहाँ पर हाथियों की संख्या सबसे ज़्यादा पाई जाती है। उसके बाद बीच में कौन है, असम राज्य है। असम का कौन सा बताइए मुझे, काजीरंगा। काजीरंगा गेंडा, हाथी और बाघ तीनों के लिए फेमस है। एक सींग वाले गैंडे अन्य जानवर हैं। देखिए यहाँ पर ये भारत के अलग अलग वन्य प्राणी नेशनल पार्क, अलग अलग वन्य प्राणी देखिए काजीरंगा है, मानस है, राजगीर है, यहाँ पर राजा जी देखेगा उत्तराखंड में, आपको जिम कॉर्बेट दिखेगा दुधवा उत्तर प्रदेश, रणथंभौर यहाँ पर बिहार का वाल्मीकि हो सकता है, यहाँ पर भी दिखेगा। उसके अलावा आप दक्षिण भारत में जाएंगे तो यहाँ पर भी ढेर सारे हैं, बांदीपुर जो है टाइगर रिजर्व, ये सब भी देश में अलग अलग क्या है तो वन्य प्राणियों के निवास स्थान माने जाते हैं। ओके, देखिए अगला देखिए क्या है, नेशनल पार्क। इसमें देखिए बनाया हुआ ये जो चित्र है ना, यहाँ पर नेशनल पार्क अलग है, वन पक्षी अभयारण्य अलग है, नेशनल पार्क अलग है, और वन्य प्राणी अभयारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क और बर्ड रिजर्व करके होता है, तीनों अलग अलग हैं। ओके, पश्चिम बंगाल तथा असम के दलदली क्षेत्र में रहते हैं कौन, तो बंगाल टाइगर। कच्छ के रण तथा थार मरुस्थल क्रमशः जंगली गधे और ऊँट रहते हैं। कच्छ के रण में कौन से जीव दिखते हैं आपको, जंगली गधे और ऊँट। भारतीय भैंसा, नीलगाय, चौरसिंघा, छोटा मृग, गैजल, विभिन्न प्रकार के प्रजाति वाले हिरन आदि कुछ जानवर हैं जो भारत में पाए जाते हैं, जहां बंदरों के भी अनेक प्रजातियां हैं। भारतीय जीव सुरक्षा अधिनियम सन 1972 में लागू किया गया था। इसका संशोधन किया गया है 2021 ईस्वी में। वन्य प्राणी जीवों के जो एक्ट है इसमें संशोधन किया गया है। भारत विश्व का अकेला देश है जहाँ शेर तथा बाघ दोनों पाए जाते हैं। अब यही लाइन आपसे पूछ लिया जाएगा, शेर और बाघ दोनों पाए जाते हैं। गुजरात में आपको मिल सकता है और एक आपको मिल सकता है पूरे देश भर में। ओके, एशियाई शेर केवल गुजरात के गिर जंगलों में पाए जाते हैं। यूपीएससी पीटी 2020 ईस्वी में ये सवाल पूछा था एशियाई शेरों के बारे में कि केवल और केवल एशियाई शेर केवल और केवल भारत में पाए जाते हैं, तो वो स्टेटमेंट बिल्कुल सही था। जबकि अफ्रीकी शेर भी होते हैं, लेकिन एशियाई शेर केवल और केवल भारत में पाए जाते हैं। भारत में भी कहाँ पर, तो केवल और केवल गुजरात में ही पाए जाते हैं। ओके, अगला देखिए क्या है, अगला है कि बिल्ली जाति के सदस्यों में तेंदुआ भी है। यहाँ शिकारी जानवरों मुख्य है। हिमालय क्षेत्र पाए जाने वाले जानवर अपेक्षाकृत कठोर जलवायु को सहन करने वाले होते हैं, जो अत्यधिक ठंडे में भी जीवित रहते हैं। लद्दाख के बर्फीली ऊंचाई में याक पाए जाते हैं, गुच्छेदार सींग वाले बैल, और उसके अलावा स्नो लेपर्ड भी प्रमुख रूप से पाया जाता है, जिसका भार लगभग 1 टन के बराबर होता है। किसका, तो याक का भार 1 टन के बराबर होता है। स्नो लेपर्ड उतना भारी नहीं होता। याक बहुत भारी जीव है। क्यों भारी होते हैं ठंडे प्रदेश के जीव, अब मैं आपको कुछ और समझाता हूँ। जैसे आपने पोलर बियर का नाम देखा होगा, मोटा सा भालू बहुत भारी जीव होता है। पेंगुइन बहुत भारी जीव होते हैं। क्यों, क्योंकि इनके अंदर एक वसा की मोटी सी परत होती है जो इनको ठंड से बचाती है। इसीलिए जीव जो होते हैं बहुत भारी जीव होते हैं। इनके अंदर वसा की एक बहुत ही मोटी परत होती है जो इतने विकट ठंडे प्रदेश में भी इनको जीवित रखने में मदद करती है। इनके ऊपर में बहुत ही गहरे और बहुत ही घने, बहुत ही सघन बाल पाए जाते हैं जो इनको जीवित रखते उतने ठंडे प्रदेश में भी। इसीलिए जीव उतने ठंडे प्रदेश में जीवित रह पाते हैं। ओके, अगला देखिए क्या है, तिब्बतियन, बरसिंघा, नील भेड़, जंगली भेड़, कियांग, तिब्बती जंगली गधे को कियांग नाम का दिया जाता है। ये पूछ लेगा आपसे तो दिक्कत में आ जाएंगे आप। पाए जाते हैं कहीं कहीं पर लाल पांडा भी कुछ भागों में मिलता है। जैसे भारत के सिक्किम राज्य में आपको लाल पांडा दिख सकता है। नदियों, झीलों, समुद्री क्षेत्र में कछुए, मगरमच्छ, घड़ियाल पाए जाते हैं। घड़ियाल मगरमच्छ की प्रजाति की एक ऐसा प्रतिनिधि है जो विश्व में केवल भारत में पाया जाता है। ये भी पूछ चुका है यूपीएससी। घड़ियाल मगरमच्छ प्रजाति का एकमात्र ऐसा जीव है जो केवल भारत में पाया जाता है और कहीं पर भी नहीं पाया जाता है। घड़ियाल केवल और केवल मगरमच्छ प्रजाति का, मगरमच्छ का एक विशेष प्रजाति घड़ियाल जो केवल भारत में ही पाया जाता है। भारत में अन्य रंग बिरंगे पक्षी पाए जाते हैं। बहुत सारे पक्षी हैं भारत में भाई, आप देख सकते हैं कि इसमें वल्चर के बारे में, जो गिद्ध होते हैं उनकी विलुप्ति के बारे में चर्चा किया गया है। हमें अपनी फसलें जैव विविधता पर्यावरण से चुनी है, यानी खाने योग्य पेड़ पौधों के नीचे से। हमने बहुत से औषधि पदार्थों का प्रयोग किया है, बहुत सारा कुछ किया है। तो लगभग में ये आपका मैंने ख़त्म कर दिया है। देखिए भारत के बारे में यहाँ पर कुछ क्या दिया हुआ है कि 14 जीव मंडल नीचे आरक्षित क्षेत्र भारत बनाए गए हैं। सुंदरबन,
कहाँ पर, तो ये बंगाल में। मन्नार की खाड़ी दक्षिण भारत में। नीलगिरी कहाँ पर, तो पश्चिमी घाट में हो गया, तमिलनाडु कर्नाटक केरल के संगम पर। नंदा देवी उत्तराखंड। नौकरेक कहाँ पर हो गया, बताइए मुझे। नौकरेक कहाँ पर, मेघालय में हो गया। ग्रेट निकोबार आपका अंडमान निकोबार में हो गया, निकोबार में। मानस कहाँ पर हो गया, मानस आपका असम में हो गया। सिमलीपाल ओडिशा। दिहांग दिबांग अरुणाचल। डिब्रू सेखोवा असम में हो गया। अगस्त मलाई कहाँ पर हो गया, तो ये दक्षिण भारत में, तमिलनाडु में हो गया। कंचनजंगा सिक्किम में। पचमढ़ी मध्य प्रदेश में। अचानक कमर अमरकंटक ये छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित है। ये सब के सब आरक्षित क्षेत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट आरक्षित क्षेत्र हैं, इनके बारे में विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, देश में 14 जीव मंडल नीचे आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए गए हैं। इनमें से 4 सुंदरबन, पश्चिम बंगाल और अलग अलग लिखे गए हैं नाम, इसको ध्यान रखिएगा। 1992 सरकार द्वारा पादप उद्यानों को वित्तीय तथा तकनीकी सहायता देने की योजना बनाई गई। शेर संरक्षण, गैरा संरक्षण, भारतीय भैंसा संरक्षण, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर 1973, प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992, ये सब शुरू किए गए अलग अलग जीवों के संरक्षण के लिए। देश में अभी कितने नेशनल पार्क है ये यहाँ से मत देखिए, ये आप एग्जाम में जाने से पहले एक बार देख लीजिएगा, बहुत ही अपडेट हो गया डेटा, ये उस हिसाब से पुराना एनसीईआरटी हो जाए, कुछ साल पहले का एनसीईआरटी है। ये पूरा चैप्टर मैंने आज कंप्लीट कर दिया प्राकृतिक वनस्पतियों का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। अगला हम लोग जनसंख्या नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। कैसा लगा है वीडियो जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए।